नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नहला और मेरे साथ आज पैनल पे हैं कबीर दुनेजा, जिनसे हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में और साथ साथ विवेक, जिनसे बात करेंगे कि अमेरिका की यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो किस हद तक रह सकती है और अमेरिका के सामने किस तरह की मुश्किलें हैं। देखिए, अमेरिका के हित में तो काफी कुछ है ना, क्योंकि इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो विदाउट अमेरिका काम नहीं करती। मेन यही है कि अगर जो थोड़ा बहुत प्रेशर ट्रम्प भी डाल रहे हैं नेतन्याहू पे, उसका भी ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। गाजा के प्रति सपोर्ट बढ़ गया है इनसाइड अमेरिका। इससे जो है यूएस पॉलिटिक्स काफी चेंज हो रही है। मुझे लगता है पिछले 8 से 10 महीनों के बीच में पता चला है वो है कि जो मागा मूवमेंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी दरारें नजर आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज। मैं हूं नहला और मेरे साथ आज पैनल पे हैं कबीर दुनेजा, जिनसे हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में और साथ साथ विवेक, जिनसे बात करेंगे कि अमेरिका की यहाँ पर जो एंगेजमेंट है वो किस हद तक रह सकती है और अमेरिका के सामने किस तरह की मुश्किलें हैं जब हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व की। क्योंकि अमेरिका जो यहाँ पर फैसले लेगा वो फैसले उसकी अपनी आगे की नीतियों पर असर डालेंगे, साथ साथ इस पूरे इलाके की, इस क्षेत्र की, मिडिल ईस्ट की भविष्य पर असर डालेंगे। और कुछ मुश्किल फैसले हैं। गाजा की समस्या तो है ही, इराक तो है ही, साथ साथ यहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जब से ये नई समस्या शुरू हुई है, समस्या बहुत पुरानी है पर नए तौर पे 2023 अक्टूबर 7 को जब ये शुरुआत हुई, हमास ने जब हमला किया इजराइल पर, और उसके बाद इजराइल का जो वहां पे काउंटर मेजर चल रहा है उसको हल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या अमेरिका के लिए बन गया है। तो कभी जो फैसले अमेरिका यहाँ पर अभी लेगा उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें गाजा की समस्या की, जहां पर भूखमरी भी है जिसको कि इजराइल जिससे काट कर रहा है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वहां पर स्टारवेशन डेथ्स होने लग गई हैं। अब आप ये देखिए कि अमेरिका ये बार बार, या ट्रंप ये बार बार कहते रहे कि वो आते ही इसे हल कर देंगे, पर इतना वो आसान है नहीं। बहुत बल मिला इजराइल को वॉशिंगटन की तरफ से भी, बट वॉशिंगटन के हाथ में कितना है, क्या है कि इस पूरे हंगामे को, इस युद्ध को, इस बहुत बड़ी त्रासदी को वो रोक पाए। देखिए, अमेरिका के हित में तो काफी कुछ है ना, क्योंकि इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो विदाउट अमेरिका काम नहीं करती। अमेरिका का सपोर्ट इसराइल के लिए महत्वपूर्ण है, और उसके सपोर्ट के बिना जो इसराइल जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन किया है इसराइल ने, जो मिलिट्री पावर दिखाई है इसराइल ने पिछले एक साल, उसको मोबिलाइज करना काफी मुश्किल है। तो अमेरिका पर, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका का व्यू पॉइंट क्या रहा है। इसराइल का फॉर्मुलेशन हुआ 1940s में। फॉर अमेरिका, इसराइल को अपनी एक कोर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव करा देगा कि जो इसराइल की सिक्योरिटी है वो अमेरिका नॉन पार्टिसन पे, चाहे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट रहे हो या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहे हो, उन्होंने उसको सपोर्ट किया है अनबश। लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा कि हम इसराइल को पूरा सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो जिस तरह इसको रोका जा सकता है वो एक ही तरह है कि हमास और इसराइल के बीच में एक सीजफायर एग्रीमेंट हो। वो एग्रीमेंट 2-3 कोर इश्यूज पे डिपेंड करता है ना। हम ये कह रहे हैं कि यस कि इसराइल जो अपना मिलिट्री किनेटिक कैंप पे है उसको बंद करे, एड को आने दे, वो सब बिल्कुल सही। लेकिन जो दूसरी तरफ जो डिमांड है वो ये है कि हमास हॉस्टेजेस को छोड़े। अभी हमें ये भी याद रखना पड़ेगा, अराउंड 50 के करीब इसराइली हॉस्टेजेस अभी भी हमास के कैप्चर में है। तो इसराइली पॉइंट ऑफ व्यू से इसराइल ने कहा है कि हम ऐसी डील नहीं कर सकते जिसमें हॉस्टेजेस का रिलीज हो। लेकिन हमास की तरफ से भी ये है कि हम तभी ये कोई डील करेंगे जब एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बिल्कुल तो बोथ जो पॉइंट्स हुए हैं, इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट, इसराइल एक फीकर फुटिंग पे एग्री नहीं करे, है ना। तो लेकिन बोथ पार्टीज ऐसे मौका पे जरूर आ सकती हैं जहां पे सीज फायर एक डिक्लेयर करी जाए। हो सकता है हमास 10, 15, 20 हॉस्टेज भी छोड़ दे, और इसराइल के ठीक है हम युद्ध बंद करेंगे, जो कनेक्टिक एक्शन है वो बंद करेंगे, एड वापस जा सकता है, एड एजेंसी वापस जा सकती है, यूएन वापस जा सकती है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में ही दिक्कत हो रही है। मेन यही है कि अगर जो थोड़ा बहुत प्रेशर ट्रम्प भी डाल रहे हैं नेतन्याहू पे, उसका भी ज्यादा असर दिख नहीं रहा है। लेकिन यूएस की भी एक प्रॉब्लम है कि बियॉन्ड द पॉइंट वो ऐसा नहीं कर सकते कि इसराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट देना बंद या फाइनेंशियल एड देना बंद।
वो डोमेस्टिकली वर्क नहीं करेगा यूएस के, और ना ही इंस्टीट्यूशन। जी। तो एक ग्रे एरिया है अभी कि इसको कैसे देखा जाए। हमास को भी पता है कि अमेरिका इतना नहीं कर पाएगा, तो वो भी अपने पत्ते उसी हिसाब से खेल। तो विवेक, यहाँ पे जब जो गाजा की बात कर रहे हैं, जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को, ये जो समस्या है वो पहले से ऐतिहासिक तौर पे चली आ रही है, लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब साथ साथ इसमें अब जो इजराइल का पलटवार था, उसने न सिर्फ पैलेस्टाइन पे बल्कि पूरे क्षेत्र में उसका असर देखा। चाहे उसमें ईरान हो, चाहे लेबनान हो, चाहे तमाम जगह जो एलाइज अलग अलग पड़ गए। तो एक जियोपॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग भी इस इलाके की स्थिति में देखी जा रही है। वैसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में जो एंगेजमेंट था वो क्या है और कैसे बदल रहा, किस हद तक जा सकता, भविष्य क्या दिखता है आप तो उसका? देखिए, अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में, काफ़ी चेंजेस हुए हैं पिछले 4-5 सालों। एक तो अक्टूबर 7 डिसाइसिव था, क्योंकि एक पब्लिक ओपिनियन जो है अमेरिका में एक तरफ जाने लगी थी, और एक एज जो है, कई सर्वेज हैं जो बताते हैं कि यंगस्टर्स जो है अमेरिका, वो काफ़ी पहले के मुकाबले काफ़ी दूसरी तरफ सोचते हैं। गाजा के प्रति सपोर्ट बढ़ गया है इनसाइड अमेरिका। इससे जो है यूएस पॉलिटिक्स काफ़ी चेंज हो रही है, और जो खासा मुझे लगता है पिछले 8 से 10 महीनों के बीच में पता चला है, वो है कि जो मागा मूवमेंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें भी दरारें नजर आ रही। जैसे आप देखेंगे मेगन केली हो गई, या टकर कार्लसन हो गए, ईरान पे काफी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उनका, कि ईरान पे एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक्सेट्रा। तो ये इन सब के बीच में अमेरिका का फ्यूचर रोल बहुत ही अनस्टेबल है। अमेरिका के मेन एम्स हैं रीजन में काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी टू इजराइल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। तो ये सब मुझे लगता है इंटैक्ट रहेंगे, और वो जैसा कबीर ने कहा कि इजराइल जो है वो एक पिवट है अमेरिका के लिए, जिसको वो छोड़े। लेकिन 2 डेवलपमेंट्स अभी, एक तो लेबनान, उसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं और अमेरिका एक नए आयाम से उसको देखने की कोशिश कर रहा है। दूसरा सीरिया, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने सारे सैंक्शंस हटा दिए, सऊदी अरेबिया और यूएई से अपील्स की, और सऊदी मिडिल ईस्ट पार्टनर्स ने उनको कहा कि सैंक्शंस हटाओ, तो उन्होंने हटा भी दिए। लेकिन आगे क्या होगा ये तो सीरिया को आप देखेंगे, जो क्रूज कम्युनिटी की लड़ाई चल रही है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं। सो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये अच्छा किया या बुरा किया ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। आगे चल के मुझे लगता है ईरान मेन क्वेश्चन रहेगा। अगर आपने क्योंकि ईरान ने खासा जाहिर कर दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन से न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो किसी दबाव में नहीं कोई एक्शन लेंगे या ऐसा कुछ बंद करेंगे। तो मुझे लगता है सारे फैसले और सारे जो एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे अमेरिका के, वो अभी देयर आर टू मेनी बॉल्स इन द एयर, पता नहीं चल रहा है। जिस ट्रंप प्रशासन में जो सीरिया या तुर्की के एम्बेसडर पीएमजी आते, उन्होंने पहले भी कहा था कि द डेज ऑफ वेस्टर्न एंगेजमेंट इज ओवर इन द रीजन, और यहाँ ही के लोग हैं जो अब काम करेंगे। तो पश्चिम की तरफ से खास करके अमेरिका का जो एंगेजमेंट वहां पर था, अमेरिका उसको कम करना चाह रहा है। उनके तमाम समस्याओं में इतना ज्यादा वो चूझना नहीं चाह रहा, उलझना नहीं चाह रहा है, बट ऐसा हो पा रहा है? अमेरिका से ऐसा मुश्किल है करना अमेरिका से, क्योंकि इसे दो पड़ाव है मेरे ख्याल से। देखिए, जो डिमांड है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम, वो डिमांड लास्टली ये है कि अमेरिका का मिलिट्री इन्फ्लुएंस कम, कि हम डिप्लॉयमेंट्स नहीं चाहते हैं, ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड नहीं चाहते। अमेरिका ने ये कभी नहीं कहा है कि हम पॉलिटिकली डिसएंगेज कर रहे हैं या हम डिप्लोमेटिकली ज्यादा इसमें मीडिएशन नहीं करना चाहते या इन्फ्लुएंस नहीं रखना चाहते। लेकिन जो अमेरिका का खुद से डिमांड था एज अमेरिकन पॉलिसी, वो ये था कि जो हमारे ट्रूप्स है वहां पे, वो कितनी जो जंग है वहां पे उनके अंदर नाम उसे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये तब की फॉर्मुलेशन है जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकला है, इराक से सॉर्ट ऑफ निकल गया है। तो अगर आप देखें सीरिया में अमेरिका के अराउंड 1500 से 2000 ट्रूप्स हैं, और उनको हटाने की बात कई महीनों से करी जा रही है, लेकिन कर नहीं पा। प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो,
लेकिन पुशबैक अंदर से वॉशिंगटन से ऐसा आता है कि जी। कोरिया टूल्स वहाँ पे रखा। इंटरफेरेंस कम करने की बात कर रही है, एंगेज तो करेंगे अलग तरह इंटरफेरेंस से। मेरे ख्याल से दैट्स जो अमेरिका का नेतृत्व रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स, एक कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उसका रिव्यू हो रहा है मेरे ख्याल से। उसका अंदर ही अंदर वॉशिंगटन पे वो अपने आप से पूछ रहे हैं क्या आप ये रोल फ्यूचर में करना चाहते हैं या नहीं, हम्म, और उसके हिसाब से क्लियर आंसर्स कोई नहीं है। क्योंकि और ये सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आइडिया भी है, ये प्रेसिडेंट ओबामा के अंदर भी सेम था जब वो जी। चाहते थे कि हम निकलना चाहें, हाँ। हम ऐसी टर्मों में नहीं चलना चाहते। हम्म, लेकिन क्या अमेरिकन पॉलिटिक्स होलसमली हम्म, ये चाहती है कि जो उसका इन्फ्लुएंस बना है पिछले 100-150 साल में ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, ग्लोबल सिक्योरिटी पे, कि हम वहां से निकल जाए, वो एक डिबेट वॉशिंगटन के अंदर है जो क्लियरली डिफाइंड है। इनका जो एंगेजमेंट या जो इनका रिश्ता रहा है मिडिल ईस्ट में अमेरिका का, वो अगर पेंडुलम के दो छोर पे या तो इंटरफेरेंस रहा है या फिर कुछ पार्टनरशिप्स भी रही है ना? देखिए, अगर आप अभी पार्टनरशिप्स पे ज्यादा जोर है। पार्टनरशिप से ज्यादा जोर है, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ट्रेड, इन पे ज्यादा जोर है। मिलिट्री कंपोनेंट कब चलना चाहते हैं बेसिकली, दैट्स द। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो इनिशियल जो डॉक्ट्रिनल एक्सचेंज था वो क्या था? वो ये था कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे सऊदी अरेबिया के साथ, आप हमें ऑयल दीजिए। दैट वाज द वेरी बेसिक टेनेट ऑफ दिस। अब देखिए, अमेरिका खुद का ऑयल प्रोड्यूस करता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है ऑयल, हम भी खरीद लें अब। तो जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे कि उसका रिटर्न क्या होगा, वो चेंज हो। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से उनको, अमेरिका को लग रहा है कि इतना एरिया है या इतनी जगह है कि हम थोड़ा एक दो स्टेप बैक ले सकते हैं, और वो लेना भी चाहते हैं। लेकिन क्या सारे अमेरिकन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट्स इस बात से सहमत हैं कि अमेरिका ऐसे दौर में जब चीन इतनी तेज पड़ रहा है, वो एक दो स्टेप ले वापस और चीन को या किसी और पावर को आने थे? मेरे ख्याल से उसकी क्लैरिटी अभी वॉशिंगटन में नहीं। सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, एक तरफ तो ये हो गए, एक तरफ ईरान है। तो ये जो एक रीस्ट्रक्चरिंग वहां पर हो रही है, उसमें ईरान को किनारे करते हुए बाकियों के साथ में तालमेल बिठाना, इसके ऊपर फोकस रहा। पर जो मौजूदा ईरान का क्राइसिस हुआ, जिसको किसी तरह से टाला गया, उसमें ये रीस्ट्रक्चरिंग आपको कैसे दिख रही है, काम करेगी ये जो गठबंधन है? क्योंकि आपस में ही मिडिल ईस्ट में भी बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर सब में यूनानिमिटी नहीं है, एक राय नहीं है चीजों को लेकर। देखिए, काफी ग्राउंड शिफ्ट हो चुका है। एक तो पहला ये है कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स था, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 में शुरू किया, काफी कंगबोध है उसके बारे में कि हमने शुरू किया, हमारा ये इनिशिएटिव रहा है पूरे रीजन को एक साथ इकोनॉमिक यूनियन में बांधेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं जितना एंटिसिपेटेड था। और मीनवाइल जो वॉर शुरू हो गया, इससे काफी प्रोसेस डिरेल हो गए। अब ट्रम्प सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फिर से शुरू किया है कि एक इकोनॉमिक यूनियन आईमेक के अब्राहम अकॉर्ड से उठाते हुए आईमेक को सऊदी अरेबिया को मेन पिवट बनाकर यूरोप से लेके इंडो पैसिफिक को कनेक्ट किया था। लेकिन वहां पे भी गाजा के सिचुएशन को लेके काफी रेड लाइंस खींचे गए। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट ना हो तो हम आईमेक या किसी भी यूनियन की या इकोनॉमिक यूनियन की बात नहीं कर सकते। तो मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। हालांकि आप इन सऊदी अरेबिया और जो यूएई हैं स्टेट्स ने हमास को ये भी बोला है कि वो डिजाम करे पिछले दो तीन हफ्तों में। तो पोजिशनिंग उनकी चल रही है कि दोनों तरफ से कुछ बात हल निकाला जाए। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और वॉशिंगटन ने थोड़ा सा गैर शिफ्ट किया है कि इतनी मुश्किलें हैं यहाँ पे, इसका हल ढूंढना एकदम आसान नहीं है, इसीलिए और क्या कर सकते। तो इकोनॉमिक पार्टनरशिप आपने एआई डील कर ली यूएई से, अपने सऊदी अरेबिया से, क्योंकि चाइना के साथ आपको H20 से ऊपर आप नैनोमीटर्स के एक सर्टन स्पेसिफिक नैनोमीटर से ऊपर चिप्स नहीं भेजना चाह रहे हैं आप, क्योंकि आपकी कंपटीशन चाइना से बढ़ जाएगी। तो आप वो चिप्स कहाँ पे रीराउट करेंगे? आप वो चिप्स यूएई और सऊदी अरेबिया से अपने पार्टनरशिप कर ली। हालांकि ये बस अभी पार्टनरशिप है, वहाँ भी मुश्किलें बहुत है, क्योंकि वॉशिंगटन में ऐसी भी बातें आ रही हैं कि यूएई कुड बिकम अ ग्राउंड कि उसको ट्रांसशिप कर दिया जाएगा चाइना, क्योंकि यूएई और चाइना की पार्टनरशिप अलग। तो काफी मुश्किलें हैं। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को रिपोजिशन करके देख रहे हैं कि क्या हो सकता है।
लेकिन फंडामेंटल्स जो है मेरे ख्याल से वो इकोनॉमिक ही रहेगा। तो इसमें कई, जैसे हमने एक बात की तो गाजा वाली, दूसरी बात सीरिया की भी है। तो कई फ्रंट पे ये मुश्किलें जिसकी बात कर रहे हो, जहाँ तक अमेरिका जितने ज़्यादा वहाँ पर अपनी इंटरफेरेंस कम करना चाहता है या वहाँ उनकी झंझटों से निकलना चाहता है, ऐसा हो नहीं रहा है। एक एक करके देखें इस वक्त तो सीरिया में स्थिति क्या है, मतलब भविष्य क्या लग रहा है आपको अमेरिका के एंगेजमेंट का? हमने भी बात की कि मिलिट्रली वो उसको कम करना चाह रहे हैं, हटना चाह रहे हैं, पर वो हो नहीं पा रहा है। पर तमाम सैंक्शंस हट गए हैं, एक कोऑपरेशन है अमेरिका का। फ्यूचर भविष्य क्या देखते हैं आप वहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी का? किस स्तर पे ये एंगेजमेंट रहेगा? ये सीरिया का एंगेजमेंट काफी प्रिकेरियस है अमेरिका के लिए, बिकॉज अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका आफ्टर 20 साल की लड़ाई जो उन्होंने 9/11 के बाद की थी टेररिज्म के अगेंस्ट, वो इस मौका पे आ गई है कि एक जगह उनको तालिबान से डील करना पड़ रहा है अफगानिस्तान। उस जगह अहमद अल-शाबा जो इंटरिम प्रेसिडेंट है एसपी है, वो भी अल-कायदा में टाइफ आ चुके हैं, इस्लामिक स्टेट में भी टाइफ आ चुके हैं। सो अब आपका पार्टनर ऐसा है जिससे आप पिछले 20 साल से लड़, तो ये पॉलिटिकली काफी प्रिकेरियस है ना। आपने अभी अमेरिका ने जो सीरिया की नई रियलिटी है, बशर अल-असद की गवर्नमेंट गिर गई, अहमद अल-शर्रा जो है तहरीर अल-शाम के चीफ थे और उन्होंने सेटअप बनाया। ऑल्टरनेटिव अमेरिका कोई दिखता नहीं है और अमेरिका लड़ना चाहता है। तो जो पॉलिटिकल रियलिटी है उसी को आजमा के देख, है ना। बिल्कुल, ट्रम्प ने काफी तारीफ की है जब हुआ है। तारीफ और सैंक्शन हटाना काफी बड़ा मौका था। लेकिन आगे सीरिया क्या होता है, मेरे ख्याल से वो अमेरिका ने भी और ट्रंप ने भी इस पे छोड़ दिया है कि जो रीजनल पावर्स हैं, सऊदी अरेबिया हो गई, वही होगी जो अहमद अल-शर्रा को सपोर्ट कर रही है, टर्की काफी हद तक भी कर रहा है। आप लोग जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज है उन पे ज्यादातर हैंडल आप करें, क्योंकि हम इसके अंदर फिर से नहीं घुसना चाहते। हमारे ट्रूप्स हैं, लेकिन जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं सीरिया में, वो इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट जो कोलिशन चालू है पिछले कई सालों से, वो उसके लिए है ना। तो जो इस्लामिक स्टेट की जो लीडरशिप है, जो काफी डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स करी है उन्होंने, काफी ड्रोन स्ट्राइक्स करी है, उनको जो हटाया है वो उनके लिए है। लेकिन जो नेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जी, उसमें अमेरिका नहीं घुसना चाहता, क्योंकि वो अपनी उंगलियां चला चुका है वहां, अफगानिस्तान में भी, इराक में भी और कई लोकल देशों में, रीजनल देशों में। वो एक जो डिजाइन है, वो जो पॉलिसी डिजाइन है, वो नहीं करना चाहते। तो वो चाहते हैं, जिसमें अगर आप देखें सऊदी अरेबिया यूएई ने ऑलरेडी कहा है हम $800 बिलियन यहाँ देंगे सीरिया को, $1 बिलियन वहां देंगे, जिससे स्टेबिलिटी बने, पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ हुए, पूरे इकोनॉमिक प्लान्स बने। अहमद अल-शर्रा के जो भाई ने वो इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट्स बना रहे हैं, है ना, तो पैरा पार्टनर्स के साथ। तो ये सब सीरिया के अंदर चालू है। अभी एक सफल होता है या नहीं, ये कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जो आपके पॉलिटिकल एक्टर्स हैं वो पहले सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशन चला चुके हैं। अहमद अल-शर्रा टेरर लिस्ट में थे, उनको अभी हटाया पिछले 1-1.5 महीने में। तहरीर अल-शाम से डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। सो अब इनको आपने स्टेट दे दी है और आपने कहा है कि आप संभाल के देखें। रीजनल पावर्स को कहा है आप पैसा लगाएं, आप देखें को कैसे सेटल करना है। जंग के तौर पर हम अभी इसके अंदर अब नहीं घुसे, तो अब आगे वो कैसे बड़ा होते हैं उसकी वेट करके देखता हूँ। ऐसा कहा आपने कि अमेरिका की भुगत चुका है, इस एंगेजमेंट का क्या नतीजा हुआ, किस तरह की कामयाबी मिली, कुछ अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, उसमें वो इतना उलझा हुआ मामला है कि वो उलझना चाहते नहीं। वही जो कल तक उनके दुश्मन थे उनको उन्होंने स्टेज सौंपा है संभालने के लिए, तो देखना है कि आगे क्या होता है। दूसरी तरफ लेबनान में जो अभी सीज फायर हुआ, उसके बाद लेबनान की जो सिचुएशन है वो कितनी बड़ी चुनौती अमेरिका की है, या किस हद तक वहां पर अमेरिका का एंगेजमेंट? अमेरिका का अभी लेबनान को कबीर बता पाएंगे इंटरनली क्या है। एक्सटर्नली अमेरिका रीजन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा था कि आपकी वजह से, उन्होंने एक बाकायदा रिपोर्ट निकाला था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफगानिस्तान से जिस तरह से भागना पड़ा। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टैंस रहा है कि हम शुरू से कैंपेन में भी कि हम किसी वॉर में घुसेंगे नहीं, और हमारा ये स्टैंस है। तो ये कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लेंगे कि वो उसके खिलाफ। अंदर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो मागा मूवमेंट है उसमें भी वॉर्स के अगेंस्ट काफी कंसोलिडेशन, एक स्टांस है कि हमें नए वॉर्स नहीं शुरू करने। इसीलिए जब ईरान पर हमला हुआ था तो अंदरूनी क्रिटिसिज्म जो है काफी बढ़ गई कि आपने तो जिन पासों पे अपने दाव लगाए थे वही पलट गई। तो ऐसे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिकली ही एंगेज करेंगे,
लेबनान और सीरिया में एक चीज अगर मैं ऐड करूं वो होगा कि मुझे लगता है जैसा पॉलिटिक्स वहां पे प्ले हो रहा है वो जो शिया पॉलिटिक्स से एंगेज जो ईरानियन शैडो में हमेशा सीरिया देखा गया है वो मुझे लगता है दूर हो रहा है। There's a daylight emerging between Iran and Syria और उससे वॉशिंगटन में मुझे पॉजिटिव एक वो असेसमेंट है कि हमने इन दोनों पावर्स को अलग पर व्हाट डज दैट मीन फॉर ईरान के लिए? इसका क्या मतलब होगा अगर जो उसके शैडो में सीरिया ईरान के शैडो में रहा या ईरान सपोर्टेड वहां पे रजीम रही, ईरान क्या अलग थलग यहाँ पर बढ़ रहा है? और अभी जो हमने युद्ध भी देखा बीच में छिड़ा, फिर वो रुका युद्ध, पर बाकियों को साथ लेकर ईरान को अलग करना एक मकसद रहा है यहाँ पर। तो ये चुनौती ईरान वाली फीकी बड़ी है। देखिए, ईरान का जो डिजाइन था पहले, जो एक्सिस ऑफ माना जाता था, या एक्सिस रेजिस्टेंस, सॉरी नॉट एक्सिस माना जाता था, उसको काफी डेट पड़ा। सीरिया में अब ऐसा कुछ अगर आप देखें, अहमद अल-शर्रा की गवर्नमेंट भी ये ऑपरेशंस कर रही है कि जो पुराने इरानियन मिलिशिया से उनको डिसआर्म किया जाए, उनको डिसबैंड किया जाए, ये दिखाने के लिए कि जो आपने सैंक्शंस हटाए हैं उसके तौर पे हम काम कर रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर। लेकिन लेबनान थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना। लेबनान में ईरान का जो मेन सपोर्ट बेस है वो हिजबुल्लाह का है, और हिजबुल्लाह लेबनान आइडियोलॉजिकली एंड पॉलिटिकली काफी करीब। तो अभी जो जितना भी मतलब आपने देखा कि काफी लीडरशिप स्ट्राइक्स हुई हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, का लीडरशिप की बारी दी गई, और अभी काफी पीकड है हिजबुल्लाह। तो अगर आप उनका जो प्रेजेंस है इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास भी, वो भी पीछे चला गया। तो इस जो लेबनीज आर्मी है, नॉट हिजबुल्लाह, जो एक्चुअल लेबनीज आर्मी है, वो आगे आई है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईरान अब इसके बाद कोशिश नहीं करे कि जो उसका लॉस हुआ है या जो उसका इन्फ्लुएंस लॉस हुआ है उसको रिबिल्ड करने। तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि काफी लॉसेस इन सारे में उसमें लिया है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल एंटिटी है लेबनान में। लेबनान एक काफी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है। उसकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत डिवाइडेड है सेक्टेरियन लाइंस के। जो नए उनके प्रेसिडेंट आए जोसेफ आउन, या सपोर्ट फ्रॉम अमेरिका एंड फ्रांस, लेकिन वो क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं। वो अंदर ही अंदर कैसे हैंडल करते हैं शियास को, सुन्नीस को, क्रिश्चियंस को, उस पर भी देखना पड़ेगा कि उनकी लॉन्जेविटी कितनी है। अभी तो अमेरिका और यूरोप पैसा भी डाल रहे हैं कि आर्मी में किया कुछ थोड़ा स्टेबल किया जाए जिससे हिजबुल्लाह आगे ना आ पाए। अभी तक हिजबुल्लाह आगे इसके आता था क्योंकि फाइटिंग अच्छे, उनके बाद कर्ज अच्छे। और ये भी हमें याद रखना पड़ेगा, हिजबुल्लाह इलेक्शन लड़ चुका है, जीत भी चुका है। तो ईरान आगे क्या करेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा ईरान इंटरनली क्या करे, ईरान अपने आप को सिक्योर कैसे करेगा, क्योंकि ईरान को भी काफी धक्के पड़े हैं इजरायली स्ट्राइक्स। लेकिन ये सोचना कि ईरान अब कुछ नहीं करेगा आगे जाके या सहम जाएगा, एक हाथ से वो गलत है, वो भी गलत है। तो आखिर में अगर उसको मोटे तौर पे बड़ा समझना चाहें तो दो ओवरऑल सवाल कि अमेरिका की एंगेजमेंट का जो भविष्य है, चाहे लेबनान हो, सीरिया हो, ईरान एक बड़ी चुनौती है। और चुनौती ये है कि आप किस तरह से उसकी जो रिस्क्स हैं इसको भी मैनेज करें, लेकिन एंगेज भी करें अमेरिका के। तो वो भविष्य जो अमेरिका का, और गाजा एक बड़ा सवाल, गाजा में क्या रहेगा रोल आने वाले दिनों में, इस समस्या को हल करें सीरिया में ईरान। देखिए, ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी जो है वो अभी नहीं, रीजनल स्ट्रैटेजी, क्योंकि पहली बात ये है कि इजराइल के पास शासन की तरफ से कोई क्लियर अभी स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इजराइल के पास ऐसा नहीं लग रहा कि कोई स्ट्रैटेजी है डे आफ्टर के लिए गाजा। हालांकि बात की जा रही कि एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी गाजा में जो यूएस सपोर्टेड होगी, इजराइल सपोर्टेड होगी। मैंने कहना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए दो चैलेंजेस अभी सबसे ज्यादा है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनली जो एक पब्लिक ओपिनियन बन रहा है एक सर्टन एज ग्रुप में, वो अगले 10 साल, 1 दशक, 1.5 दशक में लीडरशिप पे दिखाई देगा। और फिर आप इस मैगा कंसोलिडेशन को होल्ड करना मुश्किल होगा। एक डेमोक्रेटिक पुश, एक यूथ पुश आएगा जो पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन, गाजा, तमाम चीजों के फेवर में जा सकता है। इंटरनल पॉलिटिक्स तो शिफ्ट होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की लड़ाई चल रही है यूनिवर्सिटी से। जी। एक्सटर्नली आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न नेशंस
आगे चल के पैलेस्टीन रिकग्निशन की बात कर भी रहे हैं। मैक्रोन ने कर दिया है, ब्रिटेन ने वो रखा है कि अगर सीज फायर नहीं होगा तो सितंबर में ईवन में हम रिकग्नाइज कर देंगे। सिडनी ऑस्ट्रेलिया इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर। तो आपके एलाइज आपसे आगे चले जाएंगे जी। तो अमेरिका अकेला एक एडमिनिस्ट्रेशन जो आर्म ट्विस्टिंग से इस पब्लिक ओपिनियन को कितना रोक सकेगा, ये मेरे ख्याल में बहुत चैलेंज। तो अंदरूनी तौर पर उनके यहाँ इसको लेकर एक मतभेद तो है ही, और एक्सटर्नली उनके लिए चैलेंजेस है कि एलाइज जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अमेरिका क्या करे। तो कबीर, अमेरिका के सामने बड़ी चुनौतियां इस वक्त क्या क्या मिडिल ईस्ट में, किस तरह, और भविष्य क्या देखते हैं आप उनके वहां पे उनकी मौजूदगी का? देखिए, मेरे ख्याल से इमीडिएटली दो बड़ी चुनौती। एक पहली जो सबसे बड़ी चुनौती है कि गाजा का मुद्दा कैसे हल किया। अमेरिका हमें याद रखने पड़ेगा हाँ कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है पूरे दम और तेज, लेकिन ट्रम्प काफी खफा भी है साहब कि ऐसी एक डील नहीं हो पा रही है। चाहे कभी हमास उसको अटका देता है तो कभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसको अटका देते हैं कि ऐसी डील नहीं हो पा रही है जहां पे कम से कम नेतन्याहू सद्दाम की कोने में ट्रम्प के लिए तो है ना, ट्रम्प के लिए तो है, लेकिन नेतन्याहू इस गेम में 20 साल से है, तो उनको भी पता है अमेरिका को हैंडल कैसे करना है। कैसे किया उन्होंने हैंडल, उन्होंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे बहुत तनाव हो गया गाजा को लेकर। गाजा का जो पॉलिटिक्स है वो अमेरिका में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे भी कहा डोमेस्टिक। तो इनको एंगेज कैसे किया जाए, उन्होंने सुई बदल दी। उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की जरूरत है, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहा है, और उन्होंने ये ट्रम्प को किसी तरह बात बेच दी कि हमें अभी अटैक करना चाहिए, और ट्रम्प ने किया, है ना। तो उसको ईरान के अटैक से नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी जी पहले उनकी काफी स्विंग कर रही थी गाजा को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली जो इजरायली पॉपुलेशन है वो कह रही है जंग ठीक है, हम समझ रहे हैं जंग क्यों है, हिजबुल्लाह के साथ जंग क्यों है वो भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप हॉस्टेजेस को वापस क्यों नहीं कर रहे। अल्टीमेटली उनको पॉइंट आउट जो डोमेस्टिक है वो इस पर, क्योंकि हमें याद रखना पड़ेगा हॉस्टेज है। बिल्कुल बिल्कुल, नेतन्याहू के सामने जब ये सवाल आता है वो खिसका लेते हैं। तो एक ऐसा माहौल सा आप रीड, और यार एक ऐसी रीडिंग आ जाती है कि ना अगर हमास ये नहीं चाहता है कि ये डील हो तो नेतन्याहू भी नहीं चाहते। और वो उनके हक में एक बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। और सेकंड ईरान है ना, ईरान पे तो जैसे मैंने कहा थोड़ा एक्शन हो गया है, लेकिन इसको आप आगे कैसे डील करना है, आगे क्या बात करनी है ईरान से या नहीं करनी है। ईरान ने ऑलरेडी कहा है कि हम न्यूक्लियर मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, तो दैट ऑटोमेटिकली ये भी बताता है कि जो स्ट्राइक्स हुई वो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होती तो ईरान इतनी जल्दी इस मुद्दे पे नहीं आ रहा था कि चलो उससे फिर से बात करते हैं, आपका जो करना था आपने कर दिया। लेकिन हमें लगता है या ईरान को लगता है कि ईरान को अपने आप अंदर लगता है कि इतना डैमेज भी नहीं हुआ कि और हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पे किसी मुकाम पे पहुंचा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो अब डोमेस्टिकली ऑल्सो अब आपने ऐसा अटैक कर दिया ईरान पे, अब उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या असर पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। जो पहले मॉडरेट्स जिनको कहते हैं ईरान में थे, जो चाहते थे कि बातचीत हो इस मुद्दे पे, तो वो भी सोचेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली क्या ईरान सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से ही बच सकता है। तो काफी चुनौतियां होंगी मिडिल ईस्ट, तो अमेरिका कहीं नहीं जा रहा है, अमेरिका वही रहने वाला है। अभी वो ये जरूर कोशिश कर रहा है कि मिलिट्री सैन्य तौर पे वहां पर उसके सैनिक जो है वो वहां ना उलझे ना फंसे, जैसा कि इराक में अफगानिस्तान में हो गया, लेकिन उसकी मौजूदगी वहां पर ना चाहते हुए भी होगी। और दूसरी तरफ वो चाहते तो है ही एंगेज करना, लेकिन इकोनॉमिकली तो जो डील है उनका भविष्य क्या होगा, संक्षेप में अगर आप बताएं। डील अभी जैसा वो देख रहे हैं कि एआई या टेक्नोलॉजी डील ऐसी हो जाए। कनेक्टिविटी डील मुझे लगता है जब तक गाजा का मसला सुलझेगा नहीं, सऊदी अरेबिया और खासकर सऊदी अरेबिया को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होगा कि आप एक आईमेक डील पे से उस पे हस्ताक्षर करें। लेकिन मुझे लगता है मीनवाइल ट्रम्प जैसा चाह रहे हैं कि वो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे यूएई इज इन इमर्जिंग एआई, अब तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दें और वहाँ पे चिप अपने जो चिप्स हैं सेमीकंडक्टर्स हैं उनका एक नया सप्लाई चेन शुरू कर। तो अमेरिका का भविष्य हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में यह है कि अमेरिका कहीं जा तो नहीं रहा, वहां पर उनकी मौजूदगी होगी। आर्थिक तौर पे वो चाहते भी हैं और लेवल ऑफ एंगेजमेंट, लेकिन सैन्य तौर पे वो अपनी मौजूदगी या अपना उस हस्तक्षेप जो है उसको वो कम करना चाहते हैं। ना चाहते हुए भी फिलहाल अमेरिका वहां पे उलझा हुआ है, क्योंकि समस्याएं वहां पर बहुत उलझी हुई हैं। धन्यवाद कबीर और विवेक दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोलमेज के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।